हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ये हमारी कक्षा 10वीं मैथ्स की हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही है, जिसमें हम मैथ्स के हर एक टॉपिक को क्लियर करते हैं, है ना। हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, तो इसके पहले हमने बेसिक और बेसिक बताया, फिर एग्जाम्पल बताया, फिर एक्सरसाइज के स्टार्ट करवाया, है ना। आज आपकी एक्सरसाइज की दूसरी क्लास है ना। देखते हैं, इसमें हमें करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि से तीन संख्याएं दी हैं, इनको क्या निकालना है, पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपका 12 है, तो 12 के हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, देखो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 छक 12, 6 बार में जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 तिया 6, 3 बार। ऊपर 3 से ही कैंसिल होगा तो 3 एकम 3, ये 2 के हो गए। फिर बात करते हैं किसकी, 15 के निकालते हैं। तो हमें पता है 5 क्या है, विषम संख्या है, मतलब 2 से कैंसिल नहीं होगा, तो 2 के बाद हम किस पे जाते हैं, 3 पे, है ना। तो 3 के से पहाड़े में आता है क्या, 15, 3 5 15, 5 बार जाएगा। फिर 5 से कैंसिल करेंगे क्योंकि 5 का अभाज्य संख्या है, 5 कम 5। फिर 21 की बात करते हैं, 21 किससे कैंसिल होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, ये किससे कैंसिल होगा, 3 से, क्योंकि ये विषम संख्या और 3 का नियम भी होता है, 2 और 1 3 अंकों का योग कितना आ रहा है, 3, 3 में 3 से भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा। 3 7 21, 7 बार जाएगा। फिर 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो देखो आप यहाँ 12 के जो गुणनखंड हुए वो कितने हैं, 2 कितने बार है आपका, 2 बार, तो 2 की घात 2 इंटू 3 अकेला है। फिर बात करते हैं 15 की, तो 15 के कितने गुणनखंड हो गए, एक तो 3 है और एक क्या है, 5 है। फिर 21 को लिखते हैं, तो 21 के कितने हो गए, 3 इंटू 7। ठीक है, ये इनके गुणनखंड हो गए। अब हमसे पूछा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ पूछा है। ठीक है, किसका, देखो पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ कितना होगा और एलसीएम कितना होगा। तो एचसीएफ में क्या आता है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड। पुरानी वीडियो आप उठा कर देख लोगे, है ना, समझ में आ जाएगा किस तरह से आपने शुरुआत में बताया था कि जो देखो 3 संख्या का एचसीएफ निकाला, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 2 नहीं आएगा। फिर 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 आएगा। ठीक है, जो कॉमन होता है वो आता है। देखो 3 यहाँ भी है आपका, ठीक है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो कॉमन वाला आता है। यहाँ भी 3 की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 आएगा। अगर यहाँ 3 की घात 1, 2 और 3 होती तो सबसे छोटी घात आती एचसीएफ में। बस इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है इन तीनों में, इसलिए एचसीएफ में 3 ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। एलसीएम में क्या आएगा, जो कॉमन है। ठीक है, देखो जो कॉमन नहीं है पहले वो देखो, अब ये 2 कॉमन नहीं है ना, तो 2 की पावर क्या आएगा आपका, 2, ये तो आना ही है ना। फिर 3 तीनों जगह पे कॉमन है तो एक बार ही आएगा। ठीक है, छोटी बड़ी पावर आती है, तीनों जगह एक जैसी पावर है इसलिए 3 आएगा। फिर 5 भी अकेला है तो 5 भी आएगा, और 7 भी अकेला है तो 7। जो कॉमन नहीं है वो तो आता ही है, जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर आती है एलसीएम में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 मतलब 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 5 60, 60 का गुणा 7 में किया तो 60 का 0 लगा लिया, क्या होगा 6, 6 का गुणा 7 में किया 6 7 42, कितना हो गया 6 7 42, 420। तो इसका एचसीएफ और ये कितना क्या है, इसका एलसीएम। ठीक है, अब इसको देखते हैं अपन इधर इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो 17, पहला आपका नंबर क्या है, 17, 17 हमें पता है अभाज्य संख्या, मतलब 17 से ही कैंसिल होगा, तो 17 एकम 17। ठीक है ना, इतना ही आएगा। फिर बात करते हैं 23 की, तो 23 में क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब 23 है तो 23 से ही कैंसिल होगा, 23 एकम 23। फिर लिखते हैं अपन 29, 29 भी क्या अभाज्य संख्या है, मतलब ये 29 से ही कैंसिल होगा, तो 29 एकम 29। इस तरह से इसके गुणनखंड कर लिए अपन ने। 17 के क्या हो गए, अब देखो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, है ना। 17 के हो गए 17 इंटू 1। ठीक है, फिर 23 के कितने हो गए, 23 इंटू 1, और 29 के कितने हो गए, 29 इंटू 1। इस तरह से इनके गुणनखंड हो गए। अब हमें निकालना है क्या, एक तो एचसीएफ निकालना है और एक के निकालना है एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ में आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड एचसीएफ कहलाता है, और अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। ठीक है, तो एचसीएफ जो कॉमन है वही लिखना है। तो देखो यहाँ तीनों में कुछ कॉमन लेने का नहीं रहता है, तो हमेशा क्या एचसीएफ रहता है, 1। जो संख्याएं जिनका एचसीएफ निकाले, अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमेशा एचसीएफ कितना होगा, 1 ही होगा फिर, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ कितना आ गया, 1।
ठीक है। फिर बात करते हैं एलसीएम की, है ना। तो एलसीएम में जो देखो जो अभाज्य, ये कॉमन वाला एक है तो एक लिखेंगे की जरूरत नहीं है ना। जो कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, वो भी आएगा, 17 भी आएगा, फिर 29 भी आएगा, और फिर कितना आएगा आपका, मतलब 23 भी आएगा, और फिर कितना आएगा, 29 भी आएगा, 29। ठीक है। इनका आप गुणा कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा ना। देखते हैं इसका गुणा करने पर क्या आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इनका गुणा करने पर आएगा 11,339। ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन देखते हैं, देखें आप। ठीक है। अगले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, देखो। एक आपका क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका कितना, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। ठीक है। इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखें हम किस तरह से निकालेंगे। वही तरीका, पहले गुणनफल करते हैं अपन। पहले 8 का करते हैं, 8 का 2 से काटा, 2 चुक 8, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 दूना 4, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 एकम 2। फिर 9 के करते हैं, 9 के 9 3 से कैंसिल होगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कैंसिल होगा तो 3 एकम 3। ठीक है। फिर किसके करते हैं, 25 के करते हैं, है ना। तो 25 के 5 से कैंसिल होगा, 5 25, फिर 5 से कैंसिल होगा तो 5 एकम 5। ठीक। तो ये क्या आ रहा है आपका, देखो इसका 8 के गुणनखंड हुआ है 2 की घात 3, 2 का 3 बार, इंटू 1 भी आया, है ना। फिर 9 के कितने हो रहे हैं, 3 की घात 2, 3 2 बार है, इंटू 1। फिर 25 के कितने हो रहे हैं, 5 कितने बार है, 2 बार, तो 5 की घात 2 इंटू 1, जो जितनी बार उतनी घात लगा दी। ठीक है। इंटू 1 आ गया। 1 क्यों लिखा, उसका रीज़न है क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 1 लेना है, और 1 क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है। तो हमें क्या निकालना, 2 चीज़ें निकालनी। एक तो निकालना एचसीएफ, क्या निकालना, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तीनों जगह पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक ही कॉमन दिख रहा है। तो इसका एचसीएफ तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर बात करते हैं किसकी, एलसीएम की। एलसीएम किस तरह से, जो कॉमन है, देखो कॉमन 2 की पावर 3 नहीं है, अकेला है, वो भी आएगा। 3 की पावर 2 अकेला है, वो भी आएगा, इंटू 5 की पावर 2 अकेला है तो वो भी आएगा। और 1 लिखोगे तब भी गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है। 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूना 8, 3 का 3 2 बार गुणा, 3 तिया 9, और 5 का भी इसका करेंगे तो 5 25। इनका गुणा कर देते हैं। देखो कभी भी 5 हो तो गुणा करो ताकि 0 आ जाए। देखो 25 8 200, 25 8 कितना हो रहा है आपका, है ना, 200 हो रहा है। ठीक है। 200 इंटू 9, 200 में कितने जीरो होती है, 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा ली। अब 2 का गुणा 9 में करना है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। तो इसका अर्थ है इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, और एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एचसीएफ 306 और 657, मतलब 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 दिया है, और एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है। तो हमें फॉर्मूला पता है तो चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये क्यों लिखा, उसका रीजन है, दो संख्याएं दी हुई है हमें और एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है। और एलसीएम निकालना है। तो देखो दो संख्याएं कौन कौन सी, एक तो आपकी 306 इंटू एक है आपकी 657 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया है, 9 इंटू क्या निकालना, एलसीएम निकालना है। तो जो निकालना उसको ऐसे रहने दिया, जो दिया है आपको एचसीएफ उसको 9 लिख दिया। ठीक है। दिया था आपको एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना होता तो एलसीएम दिया होता। ठीक है। दोनों में से एक चीज़ दी रहेगी आपकी। अब देखो ये किस तरह से आएगा आपका, ये 9 गुणा में, गुणा वाला कहा जाता है भाग में, तो 306 इंटू 657, और गुणा वाला 9 कहाँ चला गया, भाग में, बराबर कितना आ गया आपका एलसीएम। ठीक है। 9 से कैंसिल करेंगे, देखो इसको 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल इसको करेंगे तो 9 3 27, कितने बार गया, 3 बार। 9 से काटा तो 3 बार गया 27 में। ठीक है। 30 में 27 घटे कितने बचे, 3 बचे, 36 हो गए, 9 चूक 36, कितना हो गया, 34, है ना। मतलब हमें एलसीएम निकालने के लिए किस किस का गुणा करना पड़ेगा, एलसीएम बराबर, ये एलसीएम बराबर देखो 34 इंटू 34 का गुणा किस में कर दें अपन, 657 में। ठीक है। तो आपका एलसीएम निकल आएगा। तो एलसीएम
अब इनका गुणा हमको करके देखना है, तो इनका गुणा करने पर कितना आएगा आपका 22 33 8, कितना आएगा 22,338, कितना आएगा 22,338। तो ये इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। देखो हमें एचसीएफ दिया था और एलसीएम निकाल लिया। अगर हो सकता है आपको एलसीएम दे दे और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम का मान रखें, फिर इसको बट्टे में पहुँचाए, काट दें और भाग दे दे तो आपका एचसीएफ निकल आएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों को आसानी से निकाल सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकर संख्या n के लिए, मतलब n का मान क्या होगा, प्रकर संख्या 1 से लेकर अनंत तक कोई सी संख्या हो सकती है, उसके लिए जो 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। इसका अर्थ है हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि क्या 6 की पावर n में प्रकर संख्या में कोई सा भी नंबर 6 की पावर कितनी भी लगाएं, 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, 10 लगाएं, अनंत लगाएं, कोई सी भी लगाएं, तो क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें जानना जरूरी है आपको कि अगर कोई सी भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है, जैसे मान लो आपका कितना हो गया 20 हो गया, अगर ये शून्य पर समाप्त होता है तो इसके गुणनखंड कितने होते हैं 2 इंटू 5। ठीक है, ये अगर आपका कितना हो गया 50 हो गया तो 50 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, ये आपका 60 हो गया तो 60 के गुणनखंड हो गए 2, फिर 2 से काटा तो 15, फिर 3 से काटा, फिर 5 से काटा, है ना। तो कोई सी भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो नोटिस करो, तो देखो 2 और 5 यहाँ भी आ रहा है, 2 और 5 यहाँ भी आ रहा है और 2 और 5 यहाँ भी आ रहा है। तो कोई सी भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना 2 और 5 होना चाहिए, तभी जाके वो शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन कि क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकती है ना। बस इतना आपको समझना है कि अगर कोई सी संख्या शून्य पर समाप्त होती है, मतलब इसका इकाई अंक अगर शून्य होता है तो वह संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 होना जरूरी है ना। तो देखें आप, है ना, तो यहाँ लिखेंगे यदि कोई संख्या किस पर शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में, में 2 और क्या आना चाहिए 5 आना आवश्यक है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि अगर कोई सी भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो उसमें 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन, चूंकि 6 की पावर क्या है n, 6 के अगर गुणनखंड करते हैं तो कितना आते हैं 2 और 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर कितना n, इसका अर्थ है 2 की पावर भी n है और इंटू 3 की पावर भी n है। ठीक है, मतलब 2 भी n बार हो सकता है और 3 भी n बार हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या इसमें 5 आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे, है ना, लेकिन 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आएगा या 3 आएगा, 2 और 3 के अलावा और कोई सा अंक नहीं आएगा, यहाँ लिखा है ये, क्योंकि हमने गुणनखंड करके देख लिया। अब इसकी कितनी भी घात लगा दो, 2 और 3 के अलावा इसके गुणनखंड में और कोई सी संख्या नहीं आएगी। तो यहाँ लिखा है लेकिन 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में कितना 5 नहीं है। अब अगर 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसका अर्थ है इसकी कितनी भी घात लगाए, चाहे 1 लगाए, चाहे 2 लगाए, चाहे 3 लगाए, चाहे n लगा दे, कितने भी लगा दें, ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं इसलिए 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या किसके लिए n के लिए n का मान कुछ भी लगा दे, इसकी घात कितनी भी लगा दें, है ना, n के लिए किस पर समाप्त नहीं हो सकती, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है,
इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। थ्योरिकल है, थोड़ा सा समझने का है। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल भी किया था, वहाँ लिखा था आपका 4 की पावर n। तो हमें देखना है कि कोई सी भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड में 2 और 5 दोनों अंक आना जरूरी है। एक बार 2 और एक बार 5 तो आना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन जब इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें 2 और 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब 2 कितनी बार भी आ सकता है, 5 के 3 कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन 2 और 3 कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो हमने लिखा 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है, 5 नहीं है। अतः किसी प्रकार संख्या n के लिए ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याख्या कीजिए कि एक संख्या आपको दी है 7 × 11 × 13 + 13 और एक दी है आपको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये दो संख्याएं दी है और ये आपको बताना है भाज्य संख्या है और क्यों है। भाज्य संख्या है तो सही, लेकिन क्यों है ये आपको रीजन बताना है, ठीक है। तो हमें चेक करना है पहले। देखो भाज्य संख्या क्या होती है, देखो भाज्य का मतलब समझना पहले कि भाज्य होता क्या है। भाज्य का अर्थ होता है ऐसी संख्या, है ना, जो खुद से और एक से तो कटती है लेकिन इसके अलावा और किसी संख्या से कटती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूं आपका 6, तो 6 में आपका किससे भाग जाता है, देखो 6 में 6 से और 1 से तो जाता ही है, ठीक है, वो तो जाएगा, है ना। जैसे अगर 5 भी होगा तो 5 में 5 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा, लेकिन क्या 5 में 5 और 1 के अलावा और कोई सी संख्या से भाग जाता है, तो नहीं जाता है। इसका अर्थ ये अभाज्य संख्या है। और भाज्य का मतलब होता है 6 में 6 और 1 से तो जाना ही है, स्वयं से तो जाना है और 1 से तो हर एक संख्या में भाग जाना है, लेकिन इसके अलावा इसमें 2 से भी भाग जाता है और इसमें 3 से भी भाग जाता है। किससे, 2 से भी भाग जा सकता है और 3 से भी भाग जा सकता है ना। इसका अर्थ क्या है कि ये क्या है, भाज्य संख्या, है ना। तो हमें ये बताना है क्या ये भाज्य संख्या है। तो हमें बताना है कि इस जो संख्या आपको लिखी हुई है उसके एक से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, है ना। क्या एक से अधिक गुणनखंड मतलब खुद के अलावा और एक के अलावा भी उसके गुणनखंड होने चाहिए, या उसमें और कोई संख्या से भाग जाना चाहिए, तो वो पूरी संख्या भी भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। देखें आप, है ना। जैसे पहली संख्या, है ना, लिख सकते हैं पहली संख्या कौन सी है आपकी, 7 × 11 × 13 + 13, ये आपकी पहली संख्या है ना। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या लगा है, इंटू लगा है, फिर क्या प्लस लगा और फिर ये आपका 13 लिखा है। मतलब कितने फंक्शन हो गए, ये पूरा एक फंक्शन हो गया और ये एक हो गया। कितने फंक्शन हो गए, 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे। 13 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका 7 × 11 प्लस, देखो यहाँ से 13 कॉमन आ गया, प्लस यहाँ से 13 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। तो 13 और ब्रैकेट 7 का गुणा 11 में किया तो कितना है, 77 प्लस 1, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 13 × 77 और 1 कितना हो गया, 78। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, इंटू आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आप इनका अगर गुणा करते हैं, है ना, गुणा भी करते हैं तो ये 13 से तो कटना है, ये पूरी संख्या 13 से भी कटती है। 7 के 78 है, मतलब इसमें 2 से भी भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या में एक से अधिक गुणनखंड हो गए। इसके क्या हो गए, एक से अधिक गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो लिखेंगे हम, चूंकि इस संख्या के एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य, ठीक है। एक से अधिक मतलब यहाँ आपका स्वयं के अलावा भी उसके गुणनखंड है, ठीक है। एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, है ना। अतः यह संख्या क्या है, अतः यह संख्या क्या होगी, भाज्य है, ठीक है। अब दूसरी संख्या देखते हैं अपन, है ना। दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या है आपकी, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये। तो देखो ये वापस दो फंक्शन हो रहे हैं, क्यों, यहाँ से लेके यहाँ तक सब में इंटू लगा हुआ है, मतलब ये पूरी एक संख्या है, प्लस 5 अलग है, तो यहाँ और ये 5 है ना। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें। तो जैसे हम 5 कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि हमने 5 कॉमन ले लिया। यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ये बचा पूरी संख्या बस 5 को छोड़ के, और यहाँ क्या क्या बचा, 1 बचा। तो देखो 5
और ब्रैकेट 7 का इनका गुणा कर देते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, 2 का गुणा 3 के 6, है ना, 3 दूना 6, 6 चौक 24, है ना, 24, 24 पंजे 120, 24 छक्के 144, 144, 144 इंटू 7, 7 चौक 28 के 8 हासिल के, है ना, 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 7 चौक 28 और 2 30 की 0 हासिल के 3, तो 7 एकम 7 3 10, कितना हो रहा है आपका 1008 और प्लस 1। अब इनको जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 5 इंटू, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1009। अब देखो यहाँ भी आप देखो, आप चेक करो तो इसमें 5 से भाग, इसका अगर गुणा कर देते हैं तो इसमें 5 से भाग जाएगा और 109 से भी जाएगा और कोई सी संख्या से भी जा सकता है। लेकिन देखो इसके भी कितने, एक से अधिक गुणनखंड हो गए, मतलब स्वयं के अलावा भी इसके और गुणनखंड है, अन्य गुणनखंड, ठीक है। चाहे इसको हम थोड़ा अगर तरीके से लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, इस संख्या के स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है ना, स्वयं के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड है, ऐसा लिख सकते हैं। इस संख्या के स्वयं के अतिरिक्त, ऐसा लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त अन्य, है ना, यहाँ क्या आएगा आपका अन्य अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य है। और बिल्कुल यही थ्योरी आपको ये नीचे लिखनी है कि इस संख्या के स्वयं के अतिरिक्त अन्य अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या क्या हो जाएगी आपकी भाज्य कहलाती है या भाज्य होगी, ठीक है। भाज्य मतलब जिसमें एक से अधिक गुणनखंड हो, खुद से ज़्यादा।